हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सीएमआर क्लासेस पे। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। क्लास 12th के लिए लेके आया हूं पॉलिटिकल साइंस की कुछ नई वीडियोस। कल एग्जाम है 12th क्लास के, तो फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बिना आपका टाइम खराब के वीडियो में पहुंचते हैं। आपको पता ही है कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 बुक्स हैं। तो आज बात करेंगे बुक नंबर 2 यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो बुक है जिसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष जो चुनौतियां थी वो कौन कौन सी चुनौतियां थी या कितने प्रकार की चुनौतियां थी। तो ये मूलतः 3 प्रकार की चुनौतियां थी और आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 भी इसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए बात करते हैं इनके भी डीपली कि पहली चुनौती क्या थी। तो पहली चुनौती हमारे सामने थी देश को एकता के सूत्र में बांधना। आपको बताता चलूं कि भारत के समक्ष आजादी, सिर्फ आजादी नहीं मिली थी, इसके साथ साथ हमें विभाजन भी देखना पड़ा था। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक 2 देशों के बीच हो गया था। इसके साथ साथ जब अंग्रेज भारत से गए तो वो भारत को ये बोल के गए कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे। साथ ही साथ इन देशों में जो रजवाड़े यानी प्रिंसली स्टेट, जहां राजा महाराजा रहा करते थे, उन्हें ये कहा गया कि वो चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान चले जाएं या फिर अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए। और ऐसे में भारत में 565 रजवाड़े उस वक्त हुआ करते थे। इन रजवाड़ों को भारत में विलय करवाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था, जिसे किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने इस कार्य को करके दिखाया। तो साथ साथ याद रखिएगा आप लोग कि पहली चुनौती देश को एकता के सूत्र में बांधना, जिसमें 2 समस्याएं थी। पहला विभाजन, और विभाजन क्योंकि विभाजन हुआ था तो इससे बड़ी मात्रा में शरणार्थियों की समस्या आ गई थी, हिंसक दंगे हो रहे थे। साथ साथ 565 रजवाड़ों का विलय करना। मूलतः सभी रजवाड़ों का विलय कर लिया गया था, मगर 4 रजवाड़े ऐसे थे जिनसे समस्या क्रिएट हुई। पहला जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर। तो इसमें से आपके 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगर इसके दूसरे चैलेंज की कि लोकतंत्र की स्थापना करना। तो आपको पता है कि भारत ने एक लंबी गुलामी की लंबी यात्रा के बाद भारत को आज़ादी मिली। जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग सभी नेता इस बात से सहमत थे कि भारत को हम लोग एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, जहां सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाएंगी। ऐसे में लोकतंत्र जिसका मूल आधार है चुनाव के द्वारा ही नेताओं का चयन किया जाएगा और वो नेता जनता के लिए नियम या कानून का निर्माण किया करेंगे। तो ऐसे में लोकतंत्र की स्थापना करना यानी कि भारत में पहले चुनाव करवाना। इसके लिए एक चुनाव आयोग बनाया गया, जिसका कार्य क्या था। चुनाव आयोग का कार्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था। चुनाव आयोग को बनाया गया किसके लिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों को कंडक्ट करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई। पर जब चुनाव आयोग के सामने जब बनकर तैयार हुआ तो इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे फॉर एग्जांपल कि उस वक्त भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में जो साक्षरता दर थी वो सिर्फ 15% थी। भारत के सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे और बाकी 85% जनता को ये पता नहीं था कि लोकतंत्र होता क्या है, कैसे चुनाव में भाग लेना है। इतनी बड़ी जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना ही चुनाव आयोग ने करके दिखाया। साथ ही साथ मतदाताओं की सूची तैयार करना। मतदाताओं की जो पहली सूची तैयार की गई उसमें लोगों ने अपने नाम बताने से लोग डरे कि लोगों ने अपने नाम बताए और अपनी फैमिली के नाम नहीं बताए। जैसे फला की बीवी राम, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है कि राम बहादुर, तो राम बहादुर की बहन, राम बहादुर की बेटी, राम बहादुर की माँ, राम बहादुर की बीवी, इस तरीके से लोगों ने अपने नाम बताए, जो कि कहीं ना कहीं गलत था। तो चुनाव आयोग ने उस पूरी की पूरी मतदाता सूची को कैंसिल किया। उसके बाद दोबारा से उसमें एक नई मतदाता सूची तैयार की गई, जिसमें बहुत टाइम लगा और भारत में पहले चुनाव 1952 में संपन्न हुए। जब चुनाव संपन्न हुए तो इसके बाद बहुत सारे मीडिया, अखबार थे या फिर कुछ जो बड़े बड़े विचारक थे, उनका ये कहना था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। नेहरू अपने जीते जी ये देख लेंगे कि कैसे भारत में लोकतंत्र का खात्मा होता है। मगर इन सब के बावजूद भी भारत ने अच्छा करके दिखाया और लोकतंत्र की स्थापना हमारे यहाँ पूर्णतः हुई और अभी तक हमारा लोकतंत्र कायम है। तीसरी जो समस्या थी वो थी आर्थिक विकास। हम अभी एक लंबी गुलामी की दास्तां से निकल के आए थे। ऐसे में देश को आगे की तरफ बढ़ाना था और देश का विकास करना था। वो सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारे पास संसाधनों का बहुत अभाव था। हमारे पास जो संसाधन थे वो बहुत सीमित थे, इनका बहुत अभाव था और इन संसाधनों का प्रयोग बहुत कुशलतापूर्वक हमें करना था। ऐसे में भारत ने एक राह पकड़ी पंचवर्षीय योजनाओं की, और पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में पहले योजना आयोग का निर्माण किया गया। अब याद रखेंगे योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत ने
क्योंकि उस वक्त शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था और शीत युद्ध के दौर में एक तरफ जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वहीं दूसरी ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और भारत ने इन दोनों के बीच एक रास्ता चुना और भारत ने अपने यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जिसके माध्यम से भारत का विकास किया गया। तो ये 3 मूलतः प्रश्न थे जो आपके एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई थी। तो पहली चुनौती थी देश को एकता के सूत्र में बांधना क्योंकि विभाजन हो चुका था और 565 रजवाड़े थे। लोकतंत्र की स्थापना करना, चुनाव प्रक्रिया करवाना, लोकतंत्र को लोगों को लोकतंत्र के बारे में शिक्षित करना, ये सभी बहुत टफ कार्य था। साथ साथ आर्थिक विकास करना जिसमें क्या किया गया, योजना आयोग की स्थापना की गई, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने देश का आर्थिक विकास किया। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जो कल पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।